दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ एंड जीएस क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं और जैसा कि हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं तो ये एसएससी जीडी का आपका पहला सेट हो जाएगा जिसका जो जीएस का है, ठीक है ना। जीएस का प्रैक्टिस सेट हो जाएगा फर्स्ट, और ऐसे कंटिन्यू हिंदी, जीएस एंड मैथ के साथ साथ रीजनिंग भी आपकी और प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहेंगे। थोड़ा सा वीडियोस दिन में शूट किया जा रहा है तो थोड़ी बहुत वॉइस आपको आ सकती है रोड वगैरह से, तो प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे और ध्यान से समझते चलिए, सुनते चलिए, क्योंकि जीएस बहुत ही वाइड होता है, बहुत ज़्यादा विस्तृत होता है, कहीं से भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको छोटा कर देंगे तो क्वेश्चन आपको दिखेगा। पूछा है, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत को किस पुस्तक में वर्णित किया। अब इस क्वेश्चन को आप हल्के में नहीं ले सकते, ये क्वेश्चन जो है लेवल का है, समझ रहे ना। तो देखिए, इनकी एक पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, समझ रहे ना। ये पहली पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें उन्होंने बताया कि जो अंग्रेज़ हैं वो भारत से लगभग 200 से 300 मिलियन पाउंड चूँकि ब्रिटेन की मुद्रा चलती है, तो 200 से 300 के मिलियन मतलब समझ रहे ना, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लैक्स, समझ रहे हैं। तो उतना मुद्रा जो है विदेशों में और लेके जाया जा रहा है अंग्रेज़ों के द्वारा, ठीक है। तो इनकी ये पुस्तक थी। और इनसे क्या बन जाता है क्वेश्चन दादा भाई नौरोजी से, तो इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है ना। ग्रैंड ओल्ड मैन, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन। और बाकी ये जो है सबसे पहले ये चुने गए थे, सदस्य चुने गए थे ब्रिटिश और संसद के। और दूसरा एक और ये बन जाता है कि वैसे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे दादा भाई नौरोजी ने ही 1911 के जो आपका ये जीरो कहाँ से आ गया यार, 1911 का जो लखनऊ अधिवेशन होता है जिसमें कांग्रेस के गरम और नरम दल को विलयित किया जाता है ना, तो उसमें भी ये अध्यक्ष थे। तो एक तरीके से देखिए शांत व्यक्ति थे और शब्द वायोवृद्ध व्यक्ति, इसीलिए ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। और 6 अगस्त को ये 6 नवंबर 6 अगस्त तो बम गिराया गया था। 9 नवंबर 1946 को ये क्या बने थे, संविधान सभा के अध्यक्ष, ठीक है। संविधान सभा के अध्यक्ष जो कैसे थे, टेम्परेरीली थे, क्योंकि 11 तारीख को फिर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया जाता। तो ये क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो सुनते रहेंगे तो चीज़ें याद होती रहेंगी, समझ रहे ना। और कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था वो 1907 में हुआ था, ठीक ना, सूरत के अधिवेशन में। तो 4-5 क्वेश्चंस आपको यहाँ से प्राप्त हुए। तो हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे, समझ रहे ना। एक क्वेश्चंस के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। तो बस सुनते चलिए, देखते चलिए, चीज़ें याद होती रहेंगी। निम्न में से क्या अविमीय राशि है। अविमीय मतलब जिसमें बीमा ना हो, वेक्टर ना हो। बीमा का मतलब क्या है, जो बीमाएँ ना हो, एक तरीके से एरो से हम लोग दिखाते हैं। थोड़ा सा ये जो है डेप्थ में जा रहा है। 2 क्वेश्चंस अभी हम लोग जैसे भी दोनों क्वेश्चन देखें, दोनों के दोनों थोड़े डेप्थ में जा रहे हैं। तो इसमें जो हो जाएगा डायरेक्ट मैं बताऊं, प्रभेद, थोड़ा सा इसको रट ही लीजिए। प्रभेद जो है अविमीय राशि, बाकी गैस की रचना, श्यानता गुणांक और फलन रचना, ये सब जो हो जाएंगी बीमा के साथ होती है, जिसमें डायरेक्शन भी क्या है, फिक्स्ड है, समझ रहे हैं। तो जिसमें होता है ना बीमी MLT से दिखाते हैं, MLT से, तो इन सब की है तीनों की, लेकिन प्रभेद का बीमा नहीं है। अच्छा, तेलुगु कृति अमुक्त माल्यद के लेखक कौन थे। काफ़ी क्वेश्चंस पूछा जाता है, इससे इम्पोर्टेंट है अमुक्त माल्यद, ठीक ना। तो इसमें जो है अमुक्त माल्यद के जो रचनाकार होंगे, ऑप्शन पहले देख लीजिए आप लोग क्या क्या है आपके सामने ऑप्शन। हरिहर, देवराय, कृष्णदेवराय, बुक्का। तो देखिए, हरिहर और बुक्का तो संस्थापक हैं 1336 में, और संगम वंश या हम कहते हो आपका विजयनगर साम्राज्य की स्थापना ये लोग करते हैं। हरिहर और बुक्का ये दोनों भाई थे, क्लियर है ना। तो 1336 में इन्होंने स्थापना की थी। ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जो विजयनगर साम्राज्य या इनके पिताजी का नाम था संगम, तो संगम वंश की स्थापना ये लोग करते हैं, है ना। विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश थे, है ना। तो संगम, अब तुलुब, सुलुब, अरेवुडु, ठीक है, 4 वंश थे। लेकिन इसमें एक काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण राजा है। देखिए, देवराय तो है, उससे भी पावरफुल, सबसे ज़्यादा पावरफुल इसमें कृष्णदेवराय
तो कृष्णदेवराय जो है 1500 से, अब चूंकि ये देखिए दूसरे वंश का है, तो 1509 से लेकर के लगभग 30 तक ये शासन करता है। कौन? कृष्णदेवराय। और उसी की पुस्तक का नाम है अमुक्त माल्यद। समझ रहे ना? हालत खराब हो जाती थी इसके मामले में। और ये भगवान वेंकटेश्वर वगैरह जो है एक तरीके से तेलुगु साहित्य में ये लोग और काफ़ी जो है अपना इम्पोर्टेंस दिखाया है या रोल अदा किया है इन सभी ने, ठीक, जिसमें सबसे पावरफुल राजा कृष्णदेवराय ही था। उसके बाद बीसी, ये देखिए अभी को कल्पना करेंगे आप, क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है ये एक्चुअली, ये देखिए प्रीवियस ईयर से है। तो बीसीजी का के टीके में सी शब्द क्या है? तो अब इससे आपको ये समझ में आएगा कि हमें पढ़ना क्या क्या है ना। तो बीसीजी में क्या होता है? बैसिलस कलमेट ग्यूरिन, पूरा इसका नाम होता है बैसिलस कल्टेम ग्यूरिन। तो इसमें क्वेश्चन क्या है? यही देखिए, कलमेट है तो कलमेट वाला ही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सी का फुल फॉर्म कैलमेट। फिर से मैं अगर हिंदी में इसको लिखते हैं तो वैसिलस, मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, वैसिलस, और सी से क्या हो जाएगा आपका? कल्टेम, और जी का क्या हो जाता है? जी का हो जाएगा ग्यूरिन, ठीक है, ग्यूरिन। अब सोचिए, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो ये सब याद रखेंगे। और इसकी जो है खोज किसने की थी, ये मुझे कोई बताएगा? चलिए मैं ये बता दे रहा हूँ। बीसीजी के टीके की खोज की थी विलियम, कौन हो जाएंगे? विलियम हार्वे। और एक मिनट, बीसी एडवर्ड जेनर, ठीक है। विलियम हार्वे तो रक्त समूहों के बारे में बताया था। एडवर्ड जेनर जो है, जिन्हें प्रतिरक्षा के जनक के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने बीसीजी के टीके की खोज की थी, नाम क्या हो जाएगा? एडवर्ड जेनर। क्लियर? और सी का मतलब कल्टेम है। अब याद हो गया होगा आई थिंक, बैसिलस कलमेट, कल्टेम नहीं यार, कलमेट एंड ग्यूरिन, ठीक है। नकदी रिजर्व अनुपात, देखिए इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछा है। नकदी या नकदी रिजर्व अनुपात किसका उपकरण है? तो ये जो इकोनॉमी होती है सबके लिए टफ होती है, तो बस ये समझिए जो नकदी रिजर्व होगा वो क्या होगा? मौद्रिक नीति होगा, कर नीति, राजस्व नीति और कृषि नीति। तो हो नहीं रहा, एलिमिनेशन से आप सही कर सकते हैं इसको ना पता होने पर भी। अब देखते हैं किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई थी। तो कठोर नीति भाई बलबन ही था, दिल्ली सुल्तान, है ना। बलबन ने क्या किया था? सजदा पाबोस, और ये लौह रक्त की नीति अपनाता है, समझ रहे ना, बहुत खतरनाक राजा था। और ये चालीसा दल का मुखिया हुआ करता था, समझ रहे। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो इल्तुतमिश आता है, चूँकि हम लोग गुलाम वंश में ही है, दिल्ली सुल्तान में गुलाम वंश शुरू हुआ है, तो 1206 से शुरू होता है आपका। और ऐबक जो है 10 तक रहा, और उसके बाद इल्तुतमिश आता है। इल्तुतमिश में एक दो लड़के उसके थोड़े थोड़े टाइम के लिए बनते हैं, फिर रजिया सुल्ताना बनती है, और रजिया सुल्ताना को कुचलवा के इसका गुलाम, इल्तुतमिश का गुलाम बलबन, जो चालीसा दल का मुखिया होता था, वो बनता है राजा। और ये बहुत ही खतरनाक टाइप का था। हालांकि बहुत कुछ, जैसे नौरोज़ त्यौहार चलवाना, जो पारसियों का एक अलग अपना अलग एक त्यौहार है ना। और बाकी इससे क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि लौ और रक्त की नीति अपनाया था। सजदा पाबोस भी कराता था, जैसे लोग और राजा के सामने जाके लेट करके चरण चूमते थे। अलाउद्दीन खिलजी तो सब लोग जानते ही हैं, मूवी भी देख लिए होंगे, है ना। और इसने क्या किया था? इसी ने तो जलवाया था लाइब्रेरी। और तुगलक वंश की स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। तो बस ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई थिंक इसमें आपको बात समझ में आ गई। इसकी स्थापना कौन करता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश की। चूँकि ये किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का, है ना। तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, फिर उसका गुलाम इल्तुतमिश, इल्तुतमिश का गुलाम बलबन। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः पीपीएम में व्यक्त किया जाता है। अब देखिए पीपीएम का भी फुल फॉर्म पूछ लिया। अब सोचिए इस तरीके का प्यारा सा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उससे पीपीएम का होता है पार्ट्स पर मिलियन, ठीक ना। पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। जे कौन सा पी है? पीपी और एम, तो पार्ट्स पर मिलियन, ठीक। कितने मिलियन पे कितने कण हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है भाई आपसे।
गुरुजल का रासायनिक संगठन क्या है? अब सोचिए, ऐसा भी कोई जल है? अब इतना सिंपल तो नहीं कह सकते ना। अब मैं पुनः आपसे इस बात को जो है दोहराता हूँ कि ये जो है प्रीवियस ईयर का है 2019 से, तो इससे जो है आपको एक मोटा मोटी आंकड़ा लग जाएगा और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी रहेगा। तो देखिए, गुरु शिखर का मतलब ये जैसे जल है, जल जल जिसे हम कहते हैं भारी जल, तो उसी का ये शब्द जो है थोड़ा सा बदल दिया है। और भारी जल तो क्या होता है? D2O होता है, जो क्या काम करता है? अवमंदक के रूप में काम करता है। अवमंदक का मतलब समझते हैं, जैसे यूरेनियम से विखंडन होता है ना, विखंडन करा दिए तो हम उसमें अवमंदन का इस्तेमाल करके उस विखंडन को कंट्रोल्ड करते हैं, समझ रहे ना। तो नाभिकीय भट्टियों में और या परमाणु बम जो है उसमें, तो बहुत सारे चीज़ों में। तो गुरु जल या भारी जल, बात एक ही है, ठीक ना। तो ड्यूटेरियम वाला है ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। H2O तो सामान्य जल है ही है, सभी लोग जानते हैं, ये सब अननेसेसरी है। क्लियर? शब्द बदल दिया है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अभी अभी देखिए, ये चीज़ें आप लोग धीरे धीरे कंप्लीट कर ही रहे होंगे। देखिए, UN और UNO से संबंधित है, यानी जिससे मुख्यालय, कैपिटल्स और उसकी स्थापना वगैरह से क्वेश्चंस पूछेगा ही पूछेगा। तो ये किसका पूछ लिया? विश्व व्यापार संगठन। तो WTO का पूछा है, तो हम सब जानते हैं जेनेवा स्विट्जरलैंड में है इसकी राजधानी, ठीक ना। जेनेवा के स्विट्जरलैंड में किसकी? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय। तो ठीक है, बस ऐसे ही क्वेश्चंस। और आमतौर पे ये जो काम करना शुरू किया था, अगर हम कहें जेनेवा के मामले में, ये जो विश्व WTO है, तो 1995 में, वो भी 1 जनवरी को। तो ये भी थोड़ी सी चीज़ें आप याद रखेंगे तो ठीक रहेगा। बाकी तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इससे क्या है, आप ये क्लियर कर पाएंगे कि अच्छा, आपको जो है संगठन और मुख्यालय को भी देखना ज़रूरी है, अनिवार्य है। और WHO तो WHO और UNO से संबंधित जितने भी हैं 6 अंग, और प्लस इधर उधर के ILO वगैरह सब देख लें आप, ठीक ना। निम्न में से क्या स्वतः पोषित होता है? स्वतः पोषित होने का मतलब वो स्वयं अपने आप ही जो होता रहता है। तितली स्वयं पोषित नहीं होती है, टिड्डा भी नहीं, अरे मशरूम भी नहीं, लेकिन शैवाल जो है वो स्वपोषित है, स्वतः पोषित होता है। वो स्वयं जो है सूर्य का प्रकाश लेता है, समझ रहे हैं। अब आप सोचेंगे अच्छा मशरूम को देखिए, वो क्या है, ये इसमें जो है क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं होती, या यह भोजन स्वयं नहीं बनाता है। लेकिन स्वयं भोजन कौन बनाता है? शैवाल बनाता है। और ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस से अपना भोजन बनाता है, तो इसलिए क्या है? स्वपोषित है। लेकिन तितली, टिड्डा, ये तो सब पौधे खाते हैं ना, पौधे फूल जो भी हो, तो वो भोजन पौधों ने बनाया और उसका इस्तेमाल। मशरूम भी आप सोच रहे हैं अच्छा ऐसा, तो मशरूम में क्या है ना, मशरूम संश्लेषण नहीं करता, प्रकाश संश्लेषण, या इसमें क्लोरोफिल वगैरह नहीं पाई जाती है। आप जानते हैं वाइट भी होता है। और मशरूम में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। पहली बात तो इसमें अभी हम बात कर लेते हैं, ये क्या करता है। तो ये आम तौर पे ये मान के चलिए, जो उसमें होती हैं मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, उसी को अब्जॉर्ब कर लेता है। अब ये नहीं कि खुद भोजन बनाए, भोजन स्वयं नहीं बनाता है। कौन? मशरूम। बनाता कौन है? शैवाल। तो क्वेश्चन देखिए, मशरूम और शैवाल में आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। तो क्वेश्चन काफ़ी प्यारा सा है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन मशरूम में, आफ्टर दिस आपका सोयाबीन है ना। सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा MP में होता है, मध्य प्रदेश में। और फिर दालें वगैरह, दूध, अंडे, ये सब हो जाते हैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त शब्द URL का क्या मतलब है? देखिए URL देख रहे हैं, फुल फॉर्म से क्वेश्चन कितना 2 बार बन गया, 2 क्या है, तीसरा है ना। तो URL क्या होता है? देखिए URL का होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म, अब मैं इसमें अच्छा ऑप्शन तो है, मैं क्या लिखूँगा इसमें, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देखिए ये वाला है यूनिफॉर्म, अरे नहीं यार, यूनिफॉर्म ये थोड़ी लिखा है, थोड़ा सा जो है मुझे जो है, हाँ, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। इसका फुल फॉर्म हो जाता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये याद रखेंगे, URL का फुल फॉर्म है। ऐसे ही WW ऐसे सब पूछ लेगा। टिम बर्नर्स-ली ने खोज की थी, और आमतौर पे वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं ना। तो जो भी क्वेश्चन पूछे उससे रिलेट करके बाकियों को भी आप देखें। अर्थशास्त्र, बाकी मैं प्रैक्टिस तो कराता रहूँगा कंटिन्यू, आप चैनल पे बने रहें।
अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करता है। फिर से इकोनॉमी से क्वेश्चन आ गया। इकोनॉमी जो है एक तरीके से टफ ही होता है। तो जो अर्थशास्त्र होता है, मानव निर्मित उत्पाद जो होते हैं वो पूंजी के रूप में, श्रम, उपकरण और संगठन के रूप में नहीं जाएंगे, ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो पूंजी के रूप में उसे क्या किया जाता है, क्लासिफाइड किया जाता है। बात करेंगे वातावरण में उपस्थित सल्फर ऑक्साइड, डाई नहीं है ना, सल्फर ऑक्साइड बारिश से धुल जाते हैं और क्या बनाते हैं। तो क्या बनाएंगे भैया, आप देखिए एसिड रेन होता है, एसिड रेन समझ रहे ना। तो सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर हो या ऑक्साइड हो या सल्फर डाइऑक्साइड हो, और बाकी आप H2SO4 जैसे एसिड रेन होता है आमतौर पे, तो ये मिल करके क्या बनाता है, एसिड ही बनाता है। तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है, सीधा कुछ नहीं दिया है। फासिल ईंधन का संरक्षण, झीलों में न्यूट्रिफिकेशन, औद्योगिक धूम निर्माण। तो औद्योगिक धूम निर्माण तो कुछ बात नहीं समझ में आ रही है, लेकिन इसमें वो क्या इनडायरेक्टली क्या कहना चाहता है। देखिए पीएच का, मृदा में पीएच का निम्न स्तरीकरण तो मृदा से कोई मतलब नहीं, पीएच स्केल कम होता है क्योंकि ये क्या बनाता है, अम्ल। लेकिन ये ध्यान देंगे फासिल ईंधन संग्रह का क्षरण करता है, जो भी होते हैं ईंधन फासिल संग्रहण कुल मिला के क्या है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन आपका हो जाएगा, इधर सल्फेट होता है, ये सब मिलेंगे तो ये हमेशा क्या बनाएगा, H2SO4 ही बना देता है। तो पीएच क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। और बारिश जहाँ भी गिरती है तो समस्याएं होती हैं। तो आमतौर पे थोड़ा सा शब्द जो है कठिन लिया है, इंग्लिश वाला टर्म्स लिखेंगे तो आप समझ में आ जाएगा, है ना। औद्योगिक धूम निर्माण, निर्माण नहीं होता है, उससे क्या होता है, जैसे आपका ताजमहल पूछ लेगा, ताजमहल जो है उसका रंग बदरंग होता जा रहा है या बाकी इमारतों का, क्यों, तो आप क्या कहेंगे, कहेंगे क्या वहाँ पे एसिड रेन होता है, यानी कि अम्ल वर्षा होती है। और अम्ल वर्षा किससे होती है, सल्फर गैस की वजह से। तो H2SO4 बना लेता है। हाइड्रोजन वगैरह तो होता ही है जल में, सल्फर मिल जाता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है H2SO4। और क्या होता है ताजमहल का, और वो कारण इसलिए कि मथुरा में आपका जो है रिफाइनरी कंपनी है, उसकी वजह से वहाँ पे सल्फर ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रेशन होता है। ठीक है, तो कुछ देखेंगे, आपको आंसर पता होने के बाद भी शब्द ऐसा देगा कि आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व, अब बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है मैं अभी बताऊंगा। जब पानी जमता है तो उसका घनत्व क्या होगा यार, घटेगा या बढ़ेगा, बताइए ज़रा, क्या हो जाएगा, घटेगा। पानी जब जमेगा तो आप देखेंगे ऐसा कहा जाता है कि आयतन बढ़ता है, किसी भी चीज़ का आयतन बढ़ेगा तो इसका सीधा सा मतलब है उसका घनत्व तो क्या हो रहा है, घनत्व तो मतलब गाढ़ापन या घनापन, समझ रहे हैं, देसी भाषा में समझिए। तो जिसका आयतन बढ़ता है उसका आयतन बढ़ता है तो घनत्व तो घटता है। तो बर्फ़ का आयतन क्या होता है, जैसे कहते हैं ठंडियों में पाइप या नले फट जाते हैं, क्यों, क्योंकि आप कहेंगे कि जब पानी जमता है बर्फ़ बनता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। जब आयतन बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है, गाढ़ापन या सांद्रता, या आप कह सकते हैं घनत्व तो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये समझने के लिए है। क्वेश्चन और क्या पूछेगा, पूछ लेगा कि जल का सर्वाधिक घनत्व किस ताप पर होता है, तो आप कहेंगे 4 डिग्री सेल्सियस पर। इसे ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, याद कर लीजिए। 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का क्या होता है, घनत्व मैक्सिमम होता है। घनत्व यानी कि उसका मतलब सांद्रता, समझ रहे हैं। तो इससे क्वेश्चन आप कर पाएंगे, ठीक ना। और हम लोग, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम लोग एक क्वेश्चन नहीं देखेंगे कभी। आगे देखते हैं, फिर से कुछ ऐसा ही आ रहा है। कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास का बढ़ावा किस प्रकार मिलता है। तो कृषि से बढ़ावा मिलने का मतलब क्या है, देखते हैं। औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार खोलकर, ऐसा कुछ तो ठीक नहीं लग रहा है कि, लेकिन हमें क्या है, थोड़ा सा औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार खोलकर, कृषि भारतीय औद्योगिक विकास का बढ़ावा, अच्छा ठीक है। खुद औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार खोलेंगे तो हाँ, ये तो अप्रिसिएशंस मिलेगा। श्रमिकों को रोटी और कपड़ा उपलब्ध करा के, अच्छा ये देखिए फिर से समझिए, भारतीय औद्योगिक क्या बोला है, भारतीय औद्योगिक विकास कार्यक्रम, ठीक ना। तो रोटी कपड़ा देना है, कच्चे माल की आपूर्ति करके। तो ये तीनों लग रहे हैं, तो इसमें दिया भी है, दिए गए विकल्प में सभी, तो सारे के सारे इसमें सही हो जाएंगे। इससे जो है भारतीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, बाज़ार भी खोलना है, रोटी कपड़ा भी देना है, कच्चा माल भी आपको उसको भी प्रोवाइड कराना है। मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए उन पर टिकट निम्नलिखित में से किस देश ने प्रकाशित किया है।
किया है। ये थोड़ा सा देखेंगे एक तरीके से करंट अफेयर के तहत है ना। थोड़ा सा पुराना है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके भी इसको आप मान सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, अमेरिका ने क्या किया ना, संयुक्त राज्य अमेरिका ने मदर टेरेसा की जयंती को मनाने के लिए एक टिकट लॉन्च किया था। और आपको पता है नोबेल पुरस्कार विजेता हैं मदर टेरेसा जी, है ना। तो थोड़ा सा स्टैटिक में है, बस ये याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय, ले आ गया, संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है, या हाँ मुख्यालय कहेंगे और क्या, उसको हेड ऑफिस कह सकते हैं। तो ये कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है, बस डायरेक्ट याद रखिए, बाकी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। यूएनओ का जो है न्यूयॉर्क में है, ठीक है। 1945 में स्थापित किया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति पूछ रहा है, तो कौन हो जाएंगे। देखिए स्टैटिक जी क्या है, ऐसे तो आप इजीली आप समझते भी हैं। तो स्वतंत्र हुआ तभी तुरंत राजेंद्र प्रसाद बनाए गए, बाद में चुनाव हुआ तब भी बनाए गए, ठीक ना। तो ये याद रखेंगे, क्लियर। और राधा कृष्णन तो क्या थे, उपराष्ट्रपति थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे, होम मिनिस्ट्री इनके अंतर्गत आती थी। जवाहरलाल नेहरू तो प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, यही कलर। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में विफल अम्ल यानी एसिड कौन सा होता है, कौन सा ऐसा एसिड है कि सोडियम बाइकार्बोनेट से वो क्या ना निकाल पाए, कार्बन डाइऑक्साइड ना निकाल पाए। यानी कि अम्ल में क्षार मिलाना चाहिए, तो क्षार क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट है ना। तो सोडियम बाइकार्बोनेट में अब कौन सा, एसिटिक एसिड, फार्मिक एसिड, कार्बनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कौन सा ऐसा मिला, अम्ल में क्षार मिलाते हैं तो जल और क्या बनता है, जल और लवण बनता है। तो बाकी किसी को भी आप मिलाएंगे, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, पहले हम लिख दें फार्मूला, आप थोड़ा सा समझ पाएंगे। NaH, सोडियम बाई H हो गया, बाइकार्बोनेट। इसकी बात समझ रहे हैं ना, घर में खाने का सोडा जानते हैं, वही तो है ये। तो खाने का सोडा और कोई भी आपको एसिड ही मिलाना है, और एसिड मिलाने के बाद एसिड, अम्ल और क्षार मिलते हैं तो क्या बन जाता है, नमक और जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड, 3 चीज़ें बनती हैं। तो अभी कोई भी चीज़ एसिटिक एसिड मिलाएंगे तब भी आपका NaCl बन जाएगा, H2O बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। अब इतना थोड़ा सा जगह की जो है अभाव है, लेकिन इसमें जो हम लोग बात करें, इसका जो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 मिलाएंगे ना, ध्यान से समझिए, H2SO4, ये फार्मूला देख रहे हैं, H2SO4 में भाई साहब Cl है ही नहीं, तो नमक बनेगा कहाँ, जब Cl नहीं है, नमक नहीं बनेगा, तो सीधी सी बात है फिर जल और कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं बनेगा। तो ऐसे ही इजीली आपका सल्फ्यूरिक एसिड आ जाएगा आंसर, करेक्ट आंसर। क्लियर है, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करेंगे। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड आपका किस में पाया जाता है, देखिए लैक्टिक एसिड, इसमें तो है नहीं। लैक्टिक एसिड क्या आता है, थकान हो जाती है, बॉडी के अंदर जमा होने लगता है। फार्मिक एसिड चींटियों के डंक में पाया जाता है, चींटी जो होते हैं चींटी, उसमें। बाकी एसिटिक एसिड जो है आमतौर पे आपका कौन सा, सिरका वगैरह होता है ना, अचार वगैरह, उसमें पाया जाता है, समझ रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे आपके एसिड होते हैं। अब मैलिक एसिड वगैरह वगैरह, किसी सेब में तो कहीं किसी जगह पे, है ना। सिट्रिक एसिड आपका संतरे वगैरह में, विटामिन C में, जो भी आपका है में पाया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, किसका मत है, किसने कहा था कि लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें सभी लोग जिम्मेदार होते हैं या उनका रोल होता है, तो ये सीले ने कहा था, ठीक है, इसको रख लीजिए। ठीक, शेरशाह की महानता किसमें निहित है, तो शेरशाह, देखिए शेरशाह महान मतलब, देखिए सबसे पहले हुमायूं को हराता है, ये ठीक है। एक श्रेष्ठ जनरल था, ये भी बात सही है। प्रशासनिक सुधार किया था, नहीं किया था, मतलब हमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण में क्या उसकी मुख्य विशेषता है,
हालांकि धर्मनिरपेक्ष भी था। धर्मनिरपेक्षता मतलब किसी भी धर्म के प्रति जो है अनादर न करना और सभी को जो है अप्रिसिएट करना या सभी धर्म का संरक्षण करना, तो ये सब कुछ था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार उसने किया था। एक बहुत ही बेहतर सेना नायक था, हुमायूं को हराया भी था, धर्मनिरपेक्ष को भी बढ़ावा दिया। लेकिन जो इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा महानता के मामले में, प्रशासनिक सुधार भी इसने किया था। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन जा रहे हैं भाई मिडिवल हिस्ट्री से। ये है आपका उस प्रथम भारतीय का नाम बताएं जिसे ओलंपिक खेलों में एनाबोलिक स्टेरॉयड का प्रयोग करने के कारण प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो ऐसी चीज़ें भी भाई होती हैं, है ना। तो ये करंट अफेयर से था, तो उस समय थोड़ा सा 1 साल 2 साल पुराना हो गया। अश्विनी अकुंजी को, ठीक ना। चलिए इससे हम लोग ज़्यादा नहीं बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया, यानी कि कलेक्टर जैसे आईएएस तो शुरू हो गया आमतौर पे सिविल सेवा के जनक के रूप में हम जानते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने शुरू कराया, बेहतर तरीके से शुरू कराया। बहुत सारे लोग और भी फैक्टर हैं, लेकिन वो बोल रहा है कब से शुरू कर दिया गया था, है ना, कलेक्टर का पद। तो 1772 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है उसी समय ही पार्षद बनाने लगे थे, है ना। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, तो उसी के 1772 में ही ये शुरू कर दिया गया था कहानी, ठीक है ना। तो वही है जिला कलेक्टर, तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी बेहतर है। तो जिलाधीश संग्राहक जो भी आप कहें, तो थोड़ा सा वहीं से शुरू हो गया था कहानी, अंग्रेजों के साथ से ही, लेकिन वो लोग वहीं से चुन के आते थे, भारतीय नहीं, भारतीय बाद में आते हैं। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी, यानी शारदा सदन स्कूल को शुरू किया था जो विधवा महिलाएं थीं उनके लिए। तो कौन सा आंसर हो जाएगा भाई, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने क्या किया था, विधवाओं के लिए शारदा सदन की स्थापना की थी, ठीक, याद रखेंगे। पंडित रमाबाई पहली टीचर थी, ये तो आपको पता होना चाहिए। दयानंद सरस्वती वगैरह तो जानते ही हैं। सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो भाई सबसे छोटा जो महासागर है, अभी देखिए महासागरों की संख्या बढ़ भी गई है नहीं, लेकिन सबसे छोटा जो होता है आर्कटिक, इसमें है क्या, हाँ आर्कटिक महासागर, ये वाला आपका लास्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, इसमें जो है सबसे ज़्यादा गहरी डीप क्या है, खाई भी है, जिसे मारियाना ट्रेंच भी कहते हैं, लगभग 11 किलोमीटर के आसपास, है नहीं। तो यह सबसे छोटा आर्कटिक और सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, क्लियर। तो ऐसे ही आप जो है प्रैक्टिस करते रहें, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, कितना हेल्पफुल रहा ये आपको समझ में आएगा एग्जामिनेशन हॉल में। और कंटिन्यू आप देखते रहेंगे तो आपको चीज़ें अपने आप धीरे धीरे याद होती रहेंगी, रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ठीक है, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नहीं किया तो कर लीजिए, और बार बार नहीं करना है, एक बार सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को यानी घंटी जो है ना उसको बजा दीजिए जाके। और इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कंटिन्यू, जब भी वीडियो अपलोड होंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।